आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने लिख दिया है, एग्रीकल्चर इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स, और टू भी कौन से लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, अगार प्लस कल्चरा। एगार का मतलब होता है सोइल और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। सोइल के अंदर कल्टीवेशन को ही क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। मिट्टी के अंदर खेती करने की प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहा जाता है, ये कहना चाह रहा है। कल्टीवेशन सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। समझ में आया भी सभी को? अब फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा और इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें तो मैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर को हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन रहे हैं तो कहते हैं कृषि। क्या कहते हैं? कृषि। और कृषि के साथ साथ अतिरिक्त एक्टिविटीज भी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृषि ही होती है। अतिरिक्त एक्टिविटीज होती हैं। अतिरिक्त मतलब एलाइड कहते हैं सर इसको, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलाइड एक्टिविटीज। क्या कहा जाता है रे? एलाइड एक्टिविटी सर। एलाइड एक्टिविटी का मतलब समझाना सर। एलाइड एक्टिविटी समझाता हूँ तुम्हें। एलाइड एक्टिविटी में जैसे कि उसने मछली पालन कर लिया, फिशरी आ गया। अगर उसने रेशम के कीट को पाल लिया रेशम के लिए तो वो हो गया सेरिकल्चर। अगर उसने मधुमक्खी पालन किया तो वो हो गया एपीकल्चर। अगर उसने मुर्गी पालन कर लिया, मुर्गियों को पक्षियों को पालना स्टार्ट किया तो वो हो गया पोल्ट्री फार्मिंग। ऐसे बहुत सारे। जैसे मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहले लिखता हूँ एपीकल्चर किया, मान लो उसने एपीकल्चर। एपीकल्चर हो गया, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया सर। ठीक है, ये भी वो खेती के साथ साथ करेगा। दूसरा हो गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब सर रेशम के कीट का पालन करना। रेशम के कीट को क्यों पालेगा? ताकि रेशम मिले। थर्ड, मान लो उसने डेयरी मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया रे? डेयरी मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया, पशुओं को पालना। फोर्थ, मान लो उसने मछलियां पालनी स्टार्ट कर दी। फिशरीज, फिशरीज हो गया। ठीक है। और सर उसने क्या स्टार्ट कर दिया? साथ में मुर्गी पालन कर लिया, पोल्ट्री फार्मिंग कर लिया। ये सब किस में आते हैं रे? जैसे कि आ गया एपीकल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, पशुओं का पालन लिया, फिशरी हो गया, पोल्ट्री हो गया। ये सब किस में आते हैं? एलाइड एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? एलाइड एक्टिविटीज। इसीलिए उसने देखो नेक्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा भी है, ध्यान देंगे इधर भी। एग्रीकल्चर इज टेकन फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है लैटिन। लैटिन इंपॉर्टेंट है, भी पेपर में आता है। क्योंकि लैटिन लैंग्वेज का ही यूज क्यों किया? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है। क्या है ये? एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज है, ठीक है भाई। डेड लैंग्वेज होने से फायदा सर, डेड लैंग्वेज का मतलब होता है जिसका एक शब्द का एक ही अर्थ निकले, अनेक अर्थ ना निकले। जैसे हमारे यहाँ पर सूर्य को सूरज, रवि, दिनकर, दिनकर, सन, बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है। ऐसा नहीं होता, लैटिन लैंग्वेज में एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, इसलिए लैटिन वर्ड का ही यूज करना सबसे ज्यादा आसान पड़ा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग द सोइल। सोइल को कल्टीवेट करना, ग्रोइंग क्रॉप फसलों को पैदा करना, और रेयरिंग लाइव स्टॉक। रेयरिंग लाइव स्टॉक का मतलब नहीं समझ रहा सर? रेयरिंग लाइव स्टॉक का मतलब और समझा दो मेरे को। रेयरिंग लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन पालन। क्या कह रहे? पशुधन पालन। पशुधन, पशुधन का मतलब पशुओं को पालतू बनाना अपने फायदे के लिए किसान करता है। दूध, दही, मक्खन वगैरह वगैरह तो चाहिए, मीट, एग, सब के लिए क्या करता है? पशुओं को लाइव लाइव स्टॉक को सुधारता है, रेयरिंग करता है, उनको पालतू बनाता है। पालतू बनाना, पालतू बनाना पशुओं को क्या कहलाता है? रेयरिंग लाइव स्टॉक। समझ में आया भी सभी को? तो यहाँ तक, इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटी है? एक आर्ट और साइंस है जिसके अंदर सोइल के अंदर कल्टीवेशन किया जाता है, क्रॉप ग्रो की जाती है, और रेयरिंग लाइव स्टॉक मतलब पशुधन को पालने के योग्य बनाया जाता है। और एक बात और बता देता हूँ तुम्हें थोड़ी सी कृषि के बारे में। कृषि वर्ड है, हिंदी में इसको कृषि कहते हैं, ये लैटिन वर्ड नहीं है कृषि। कृषि एक संस्कृत का शब्द है भाई। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का। ये भी ध्यान रहे, हिंदी में अगर कृषि लिखा मिलता है तो वो एक संस्कृत का शब्द है, जबकि इंग्लिश में क्या है? लैटिन। अब सर एग्जाम में भी आपने तो प्रॉब्लम कर दी, एग्जाम में लैटिन और संस्कृत दोनों ऑप्शन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, लैटिन ही मिलेगा। अगर संस्कृत हिंदी मीडियम में प्योर होता ना पेपर तो संस्कृत मिल सकता था, अभी ये इंग्लिश मीडियम में है इसलिए लैटिन ही मिलेगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे सही समझ में आया भी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है सर? ये डायग्राम के बारे में तो बता दो थोड़ा थोड़ा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर के बारे में कृषि कर रहा है, ये डेयरी फार्मिंग दिखाया गया, ये फिशरी दिखाया गया, और यहाँ पे क्या दिखाया गया है? सेरीकल्चर। ये सिल्क वॉर्म को पैदा किया जा रहा है ताकि सिल्क ऑब्टेन किया जा सके। यहाँ पे ऐसे ही हम पोल्ट्री फार्मिंग का भी डायग्राम दिखा सकते थे, और यहाँ पे हम क्या दिखा सकते थे रे? एपीकल्चर भी दिखा सकते थे, बहुत सारी चीजें दिखा सकते थे। समझ में आया भी सभी को? तो अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखें, यहाँ तक समझ में आया व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो नेक्स्ट पेज को देखें भाई। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर
का इवोल्यूशन और मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर ली जाए। देखिए भाई, सबसे पहले जो इंसान पैदा हुआ ना, इंसान बना, इंसान को खाने की जरूरत थी, तो खाने के लिए उसने सबसे पहले क्या स्टार्ट कर दी, रे हंटिंग। क्या शिकार कर दिया, शिकार शुरू कर दिया। क्या कर दिया, सबसे पहले शिकार करना स्टार्ट किया सर। सबसे पहले शिकार करना, देखो ये डायग्राम दिखा रखा है, ये डायग्राम दिखा रखा है, शिकार कर रहा है, ये उठा के ला रहे हैं दो जने। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। फिर सर ये सेकंड स्टेप जो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हंटिंग। तो सेकंड स्टेप में ये पोस्चरल दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, पोस्चरल का मतलब होता है पशुपालन। क्या होता है, पशुपालन होता है एक तरह का पशु पालन। सर पशुपालन का मतलब समझाना। पशुपालन में देखना भी, पोस्चर जो शब्द है, पास्चर, पोस्चरल है, ये पास्चर शब्द से आया है। किससे आया है, पास्चर शब्द से आया है। पास्चर का मतलब समझाना सर। पास्चर का मतलब होता है चरगाह, चारगाह समझते हो भाई, चारगाह। जो पशुओं को चराता है ना, उससे रिलेटेड वर्ड है पोस्चरल। उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, उसको चराना स्टार्ट किया, उससे दूध वगैरह वगैरह फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। हंटिंग के बाद ये यहाँ तक पहुंच गया इंसान, दूसरे स्टेप तक। दूसरे स्टेप के बाद सर उसने तो पशुओं में सबसे पहले सर किसको पाला होगा, सबसे पहला जो जानवर पाला गया होगा, ये क्वेश्चन है भाई। ए करके लिख देता हूँ, ए। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। सबसे पहला जो पशु पाला गया वो कौन था, कुत्ता था। ठीक है भाई, कुत्ता था, डॉग सर। सबसे पहला जो पशु पाला गया वो डॉग था। ठीक है। और अगर पेपर में ये आ जाता है क्वेश्चन कि सर सबसे पहले मिल्क के लिए किसको पालतू बनाया गया, तो गोट या सिप या फिर ऊंट बनाया गया, भैंस या गाय, क्या था सर, तो सबसे पहले थी भेड़। क्या थी, भेड़ को सबसे पहले पालतू बनाया गया, सिप को। अरे समझ में आ रहा है कैसे सबसे पहले पालतू बनाई गई और कब बनाई गई, ये डेट याद रहनी चाहिए सभी को। 8700 BC, ईसा मसीह के जन्म से 8700 साल पहले। और दूसरे नंबर पे सर किसी को पालतू बनाया गया, तो वो कौन था, गोट, बकरी। क्या थी, बकरी, गोट। ये कब पालतू बनाई गई, ये भी डेट याद रखने लायक है। 80 नहीं, 7700 BC, 7700 BC। इस 80 को यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया भी सभी को। तो सबसे पहला जो स्टेप क्या कहता था, सबसे पहला स्टेप कहता था पालतू बनाया गया, सबसे पहले शिकार किया गया सर। ठीक है, याद हो गया मेरे को। दूसरे नंबर पे इसने पशु पालन स्टार्ट कर दिया, पशु पालन स्टार्ट कर दिया। अब जो सर ये तीसरा क्रूप कल्चर, क्रूप कल्चर का मतलब सर, सबसे पहला जो पशु पाला गया वो था कुत्ता, पर दूध के लिए सबसे पहले किसको पाला गया, भेड़ को, 8700 BC। और दूसरे नंबर पे किसको पाला गया था बताओ, बकरी को। और थर्ड जो स्टेप है हमारा वो क्रॉप कल्चर, मतलब पौधे पालन से रिलेटेड, पौधे को उगाना स्टार्ट कर दिया उसने, पौधे उगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, पौधे उगाना स्टार्ट कर दिया। अब पौधे जो उगा रहा था ना, उस दौरान उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे है खेती करना स्टार्ट हो गया। खेती के दौरान मान लो उसने राइस उगाया अपने खेतों में, और उसको 10 क्विंटल की जरूरत थी, पर उसने 30 क्विंटल उगा दिया। कितना उगा लिया रे, 30 क्विंटल उगा लिया। और उसको जरूरत कितने की थी, 10 क्विंटल की सर। तो ये जो 20 क्विंटल है, ये क्या हो गया उसके पास एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो होता है ना, इसको हम कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं, सरप्लस। सरप्लस मतलब अतिरिक्त फूड उसने उत्पादन कर लिया, अब वो अपनी जरूरत से एक्स्ट्रा पैदा कर लिया। और दूसरे खेत के लोग थे, ये तो था मान लो राइस उगाया था इसने। ठीक है, और दूसरे लोगों ने उगा रखी थी वीट, गेहूं। और उनको जरूरत थी मान लो 20 क्विंटल की जरूरत थी, उन्होंने 50 क्विंटल उगा लिया, 50 क्विंटल पैदा कर दिए। उनको 20 की जरूरत थी, अब उनके पास ये 30 क्विंटल क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये भी क्या है, सरप्लस है सर, अतिरिक्त है, अतिरिक्त उनके पास। तो अब ये क्या स्टार्ट कर दिया इनने, आपस में लेन देन स्टार्ट कर दिया, व्यापार स्टार्ट कर दिया, एक तरह का लेन देन। भाई उस टाइम करेंसी तो होती नहीं थी पैसा, तो इन्होंने तो अपनी गेहूं इनको दी, और उन्होंने राइस इनको दी, आपस में लेन देन अदला बदली कर स्टार्ट कर दी। इसी से हम फोर्थ स्टेज में चले गए, ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार की तरफ बढ़ गए हम, व्यापार की तरफ बढ़ गए, फोर्थ स्टेज में आ गए। और इस तरह से चीजों का आदान प्रदान करके उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, व्यापार। देखो यहाँ पे तो ये खेती कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने व्यापार स्टार्ट कर दिया, फोर्थ डायग्राम में दिखा रखा। यहाँ तक सभी को समझ में आया तो बताओ भाई। इस तरह से इंसान ने हंटिंग की, पोस्चरल कल्चर, क्रॉप कल्चर, ट्रेडिंग तक पहुंच गया है। अब वो आगे बढ़ रहा है। अरे समझ में आया क्या सभी को। नेक्स्ट पेज कह रहे हैं व्हाट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी का मतलब समझाता हूँ भाई तुम्हें। एग्रोनॉमी का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं शस्य विज्ञान। क्या कहते हैं एग्रोनॉमी को, शस्य विज्ञान। सर शस्य विज्ञान का मतलब बताना है थोड़ा सा। हिंदी में इसको सस्य विज्ञान कहते हैं, हाँ, इसको हिंदी में सस्य विज्ञान कहा जाता है भाई। पेज बदल गया क्या, हाँ ठीक है भाई। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सस्य विज्ञान। तो थोड़ा सा इस पे चर्चाएं कर ली जाए। तो देखो,
सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान का मतलब समझा दो सर थोड़ा सा। देखो वो लैटिन वर्ड था ना, ऐसे ही ये ग्रीक का वर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। वो सर लैटिन था, हाँ। ऐसे ही एग्री जो एग्रोनॉमी है वो दो शब्दों से मिलकर बना, एग्रोज और नोमोज। एग्रोज और नोमोज। एग्रोज का मतलब सर फील्ड, और नोमोज का मतलब मैनेजमेंट। फील्ड की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज एग्रोनॉमी। वहां पे था कल्टीवेशन सोइल था, उसको क्या कहा जाता था? एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या कहा जाता? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। It is defined as the agricultural science deals with the principle। सिद्धांतों की बात करता है, प्रिंसिपल किस तरीके से, और प्रैक्टिस कैसे उसका प्रैक्टिस किया जाए क्रॉप प्रोडक्शन का। अरे समझ में आया सभी को? तो कहता है एग्रोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एग्रोज प्लस नोमोस। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। फील्ड की मैनेजमेंट को ही क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। अब इसको डिफाइन करने के लिए कह रहा है कि कृषि विज्ञान की वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम प्रिंसिपल सिद्धांतों की बात करते हैं और कृषि के उत्पादन के से रिलेटेड बातें करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो भाई। इकोनॉमी समझ में आया क्या सभी को? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है देखना भाई। नेक्स्ट पेज उसी के बारे में बता रहा है जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी सी देर पहले। भाई एग्रीकल्चर है वो एक लैटिन वर्ड है, उसी को रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा है। देखना भाई, एग्रीकल्चर एक क्या है? लैटिन वर्ड है। दो शब्दों से एगार प्लस कल्चरा से बना। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एगार मतलब सोइल और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। कल्टीवेशन सॉइल इज एग्रीकल्चर। फिर ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, उसने चार स्टेप में इवोल्यूशन किया। पहले शिकार करता था, फिर उसने पशु पालना स्टार्ट किया सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में उसने क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट किया, और फोर्थ में उसने ट्रेडिंग मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया एक तरह की। ठीक है। एग्रोनॉमी में दोनों शब्दों से, एग्रोज मतलब फील्ड, नॉमोज मतलब मैनेजमेंट। फील्ड की मैनेजमेंट को ही क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। हिंदी में अगर इन्हीं को बात करूँ तो कृषि एक संस्कृत का शब्द है जिसमें मिट्टी के अंदर खेती करने को एग्री कृषि कहते हैं, और दूसरा एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान कहते हैं। और कृषि की खेती का प्रबंधन, खेत के प्रबंधन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी हिंदी में अगर बोला जाए तो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दे भाई। सब सही चल रहा है तो आगे बढ़ा जाएगा, सब सही है तो आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है अभी? नेक्स्ट पेज में बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप का क्लासिफिकेशन क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ऑन्टोलॉजी। बेस्ड ऑन ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी पे बेस्ड आधारित है, जीवन चक्र पे। जीवन चक्र क्या होता है सर? सबसे पहले तो ये बता दो मेरे को, जीवन चक्र क्या है? जीवन चक्र का मतलब होता है लाइफ साइकिल। सबसे पहले मैं जीवन चक्र ही समझाता हूँ तुम्हें। एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब सर, लाइफ साइकिल होती है लाइफ स्टार्ट होने से लाइफ पैदा करने तक का समय। मान लो कोई सीड तुमने उगाया, ये सीड उग गया, ठीक है। ये ये धीरे धीरे बड़ा होगा। यस सर, बड़ा होगा। इसके लीफ आ जाएंगे, हाँ। ये लीफ आ गए, ठीक है सर, बड़ा होगा। फिर ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा? फ्लावरिंग करेगा, हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप में मान लो इसने फ्लावरिंग कर ली, फ्लावरिंग भी कर ली, ठीक है भाई। ये फ्लावरिंग आ गई इसके ऊपर, और फ्लावरिंग से इसमें से सीड भी निकलेंगे, हाँ सर, सीड भी निकलेंगे। वो सीड वापस मिट्टी में गिरेंगे, हाँ सर, वो बीज नीचे मिट्टी में गिरेंगे, और फिर से वो चक्कर स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर से ग्रो करके और वही साइकिल स्टार्ट होगी। तो यही क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। सबसे पहले वो बीज उगा, फिर उसने बड़ा हुआ, फिर उसने फ्लावरिंग करी, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्लावरिंग करने को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी, उसमें क्या होगी? रिप्रोडक्शन। ठीक है सर। उसने जब जनन करना स्टार्ट कर दिया, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, और नए जीव को पैदा कर दिया, ये लाइफ साइकिल होती है। इसी लाइफ साइकिल के बेस पे जो हमारे ग्रुप है उनको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एनुअल। सबसे पहले कौन सी फसल है? एनुअल। दूसरे नंबर पे कौन है? बाइनियल। और तीसरे नंबर पे पेरेनियल। एनुअल का मतलब क्या होता है सर? वार्षिक फसलें। वार्षिक मतलब जो एक साल में ही पैदा हो। वार्षिक का मतलब एक साल नहीं होता सर, वार्षिक, वार्षिक नहीं, वार्षिक। ये होते हैं द्विवार्षिक, 2 साल तक रहे ऐसा ना। तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप? द्विवार्षिक। और ये होते हैं बहुवर्षीय, बहुवार्षिक। तो सर इनका मतलब क्या? वार्षिक, द्विवार्षिक, बहुवार्षिक। समझ। एनुअल का मतलब होता है वो क्रॉप जो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक ही ग्रूमिंग सीजन का यूज करे। एक ही ग्रूमिंग सीजन मतलब एक बार, एक सीजन के अंदर उगे, पके, फ्लावरिंग करे और बीज पैदा करके चली जाए एक ही सीजन में। चाहे वो सीजन 3 महीने का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो साल का हो, एक साल के अंदर अंदर होगा, और उस साल में वो दोबारा उगाया ना जाए, इसको कहते हैं एनुअल। बाइनियल सर, बाइनियल वो जो जिनको ग्रोइंग करने के, अपने फ्लावरिंग करने के लिए या अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कम से कम 2 सीजन की जरूरत होती है, न कि 2 साल। वो 2 सीजन वो 6 महीने में भी कंप्लीट कर ले, क्या पता वो 2 सीजन एक साल में भी कंप्लीट करे, क्या पता वो 2 सीजन 2 साल में भी पूरा करे। तो उसको कहते हैं बाइनियल।
ठीक है। इसके जैसे गन्ना दिखा रखा है इसका एग्जांपल, वहाँ एनुअल में गेहूं दिखा रखा था। ठीक है, और ऐसे यहाँ पेरिनियल होता है, लगातार सालों साल चलते रहे, जो प्लांट सालों साल फ्रूट देते रहे और कटे ही ना, उनको कहते हैं पेरिनियल। जैसे कि मैंगो हो गया, बनाना हो गया, बड़े बड़े प्लांट जितने भी हैं, और जैसे कोकोनट हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पेरिनियल, बहुवर्षीय, लगातार बहुत सारी वर्षों तक रहते रहे, इनको कहते हैं बहुवर्षीय। अरे समझ में आया क्या सभी को? तो तुम्हें क्या बात समझ में आई? अभी मैंने जो समझाया उससे समझ में आया? सर, एनुअल प्लांट वो होते हैं जो एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करें। बाइनियल वो होते हैं जो 2 सीजन या 2 साल के अंदर पूरा करें। पेरेनियल जो सालों साल चलते ही रहे। ठीक है सर। तो नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, देखें भाई। नेक्स्ट पेज पे इनकी डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले एनुअल के बारे में बताया गया है। एनुअल प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन, एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? एनुअल। एनुअल, ठीक है सर। बाइनियल प्लांट वो वन ग्रोइंग सीजन में तो क्या करें? ग्रोथ करें, दूसरे में फ्लावरिंग करें, या फिर नेक्स्ट ईयर कहो, या नेक्स्ट ईयर की जगह यहाँ ज्यादा बेटर शब्द क्या था? नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन होता है। ठीक है। पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो स्ट्रांगली ईयर आफ्टर ईयर उगे ही रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है भाई। अब इनके एग्जांपल दिए गए हैं। एनुअल में जो एक ही सीजन में हम खाने वाली जितनी भी फसलें हैं, सब्जियां हैं, सब किस में आते हैं? एनुअल में। जैसे यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं, देखना। सबसे पहले क्या क्या दिए गए हैं, देखते चलो भाई। यहाँ पे दिया गया राइस। राइस दिया है, मेज दिया है, मस्टर्ड, सरसों होगी, सोरगम ज्वार हो गया, सोयाबीन दाल होती है, काउपी चौड़ा या फिर लोबिया कहते हैं जिसको, याम, रतालू या जमीकंद कहते हैं, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, कॉटन कपास हो गया, टोमेटो टोमेटो हो गया, वाटरमेलन तरबूज हो गया, व्हीट गेहूं हो गया, लिटिल सलाद पत्ता हो गया, पी मटर हो गया, ग्राउंड मूंगफली, केसवा जो, केसवा एक ये दिखा रहा है। यहाँ से दिखाया गया है, सबसे पहले दिखाया गया क्या? ल्यूटिस सलाद था। फिर दिखाया गया कॉटन कपास, फिर टोमेटो, फिर काउपी चबड़ा या लोबिया जिसको बोलते हैं, फिर मस्टर्ड सरसों, फिर स्वीट पोटैटो दिखाई गई है, शकरकंदी, फिर मैज मक्का, और व्हीट यहाँ लिख रखा है परंतु इस पे डायग्राम गलत है, ये राइस का डायग्राम दे दिया गया है, क्या मतलब है? गेहूं का। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिखाया गया है, देखा। नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में ये डायग्राम दिए गए हैं तीन। इन तीनों डायग्राम में फ्लावरिंग सी नजर आ रही है, पर ये फ्लावर बाद में आए हैं। कैसे? ये बाइनल प्लांट्स के एग्जांपल। सबसे पहला जो डायग्राम दिखाया गया है ये है कैबेज का। सबसे पहला जो डायग्राम दिखाया गया है आपको वो क्या है? कैबेज है। तो सर ये कैबेज ऐसा कैसे नजर आ रही है? कैबेज ही है बेटा। ये जब अगर इसको एक सीजन ग्रोइंग सीजन में ग्रोथ कराएंगे तो ये पत्ता गोभी ही रहेगी, पर इसको अगर छोड़ दिया जाए नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में तो इसमें से फ्लावरिंग आने लगेगी ताकि सीड पैदा कर सके। ठीक है, सेकंड सीजन में। ऐसे ही अगर ये ओनियन की बात यहाँ पे, ये तो कैबेज है, ये तो कैबेज है, और ये ओनियन दिखा रखा है यहाँ पे। ओनियन की बात करें तो ओनियन में भी ऐसे फ्लावरिंग दिखा रखी है, सर मैंने तो नहीं देखी। और ये होती है फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में तो वो ग्रोथ करता है, सेकंड में फ्लावरिंग करता है। ऐसे ही कैरेट का भी दिखा रखा है। अगर मूली की रेडिश की बात करते तो उसमें भी ऐसा ही दिखाया जाता है। अगर शुगर बीट की बात करें तो उसमें भी, गन्ने में भी, ये सब किसके हैं? बाइनल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है भाई। तो हम आगे बात करते हैं। जो डायग्राम है बाइनल प्लांट्स के वो आगे दिखाए गए हैं। ये देखो बाइनल प्लांट्स में क्या क्या दिया गया है। बीट रूट दिया है सबसे पहले, फिर कैबेज, कैरेट, ऑनियन, शुगर केन और शुगर बीट, ये सब किसके एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे? किसके एग्जांपल है बताओ भाई? ये सारे बाइनल प्लांट्स के एग्जांपल है। बाइनल प्लांट्स के एग्जांपल याद होगी सारे के सारे। ये फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में तो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। सेकंड ग्रोइंग सीजन में फ्लावरिंग करके सीड पैदा करते हैं। यहाँ पे गन्ना दिखाया गया है। 90 से 95% अगर बात करें तो शुगर जो पैदा की जाती है गन्ने से, और जो 5 से 10% बचा वो किससे पैदा की जाती है? शुगर, शुगर बीट से। ये याद रखने लायक बातें हैं। ठीक है भाई, इनको भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ। बाइनल प्लांट्स के एग्जांपल याद हो? अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है पेरिनियल प्लांट्स। सारे के सारे पेरिनियल प्लांट्स के एग्जांपल याद करेंगे। पेरिनियल प्लांट्स में क्या क्या है देखना भी। जितने भी बड़े बड़े प्लांट जो सालों साल खड़े रहते हैं, जैसे कि हम बात करें आम का पेड़, पीपल का, बरगद का, नीम का, ये सब पेड़ किस में आते हैं? और बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब किस में आते हैं भाई? सभी के सभी पेरिनियल प्लांट्स, बहुवर्षीय प्लांट है सर। और ये नेपियर ग्रास दे रखा सर, ये क्या होता है? नेपियर ग्रास का मतलब होता है हाथी घास। क्या होता है? हाथी घास के नाम से भी ये जाना जाता है। हाथी घास, हाथी घास के नाम से फेमस है ये। ठीक है, ये भी याद रख लें। ये भी क्या है? पेरिनियल प्लांट है, सालों साल खड़ा ही रहता है। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। पेरिनियल प्लांट्स के एग्जांपल याद हो गए सर। इससे आगे बढ़े। इससे आगे अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है वो है बेस्ड ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट 3 तरह का देखो। पहला दिया गया है, नहीं, फोर फोर टाइप्स का है। इनमें सबसे पहले दिया गया ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट और फिर पोलर क्रॉप्स दी गई हैं।
उष्ण कटिबंधीय, पोषण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और पोलर, ये दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो अब सर क्लाइमेट के बेस पे क्या कहना चाह रहे हो आप, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल में देखो जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, राइस दिया गया है, शुगर केन दिया गया है, ज्वार दिया गया है, काउपी लोबिया दिया गया है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कह रहा है ट्रॉपिकल एरिया सर होता कौन सा है। देखो इंडिया अगर साउथ एरिया देखोगे, नीचे का एरिया, यहाँ पे क्या है, केरला है सर, यहाँ आंध्र प्रदेश है सर, यहाँ तमिलनाडु है सर, कर्नाटका है, ये सारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला, ये सब है ना, ये साउथ का एरिया सर, ये ट्रॉपिकल एरिया, सारे के सारे क्या है, ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, जो ये फसलें यहाँ उगेंगी उनको टेम्परेचर हाई चाहिएगा, सीधी सी बात है सर। और यहाँ पे राइस, शुगर केन, ज्वार, कॉफी और ऐसी ऐसी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल की बात करें, सब ट्रॉपिकल सर हमारा जो मिडल इंडिया है, जिसमें हाँ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सब जो आते हैं ना सर, ये सब किस में आते हैं, सब ट्रॉपिकल में आते हैं सर। और यहाँ पे फिर से राइस दे रखा है सर, राइस ऊपर भी दे रखा, हाँ तो यहाँ के राइस होता नहीं, होता है कॉटन भी होती है, और यहाँ शुगर केन भी होता है भी, अरे यहाँ क्या होता है, शुगर केन भी होता है, शुगर केन सर, शुगर केन यहाँ भी होता है, वहां भी होता है। तो ज्यादा कहाँ होता है, अगर सबसे पूरे इंडिया की बात करी जाए, सबसे ज्यादा यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, गन्ना होता है, शुगर केन होता है। ठीक है सर, और प्रोडक्टिविटी की बात करो भाई, उत्पादन में पर एकड़ की बात करो भाई, ज्यादा कहाँ होता है पर एकड़, थोड़े से एरिया में ज्यादा कहाँ होता है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा आंसर आएगा क्या, तमिलनाडु, क्या आएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा गन्ने की उत्पादकता है। ठीक है सर, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता हो गई। अब टेम्परेट जो शीतोष्ण है, इनमें क्या था, टेम्परेट ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ठंड, ज्यादा ठंड है और गर्मी इनसे सहन नहीं होती, वो फसलें हैं। और ये कौन से एरिया सर, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब किस में आते हैं, टेम्परेट रीजन में आते हैं। यहाँ क्या होती है, वीट, बार्ले, ओट, ग्राम, पोटैटो, और भी लिख लो, पी होता है सबसे ज्यादा, मटर होता है यहाँ पे, कैबेज होता है यहाँ पे, कैबेज भी यही होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं ठंडे एरिया में। पी भी यहाँ। और पोलर एरिया तो वो है जो पहाड़ के ऊपर ही ऊपर होता है सर, बहुत ही जहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। यहाँ तो एनिमल भी देखोगे तो पोलर बियर मिलेंगे, सिर्फ पोलर बियर, और कोई जीव जंतु ही नहीं रहता होगा। ठीक है, और पाइन ट्री जो चीड़ के बड़े बड़े देवदार के पेड़ होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, और ग्रासेज में पॉस्चर ग्रासेज होते हैं, और कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। याद हो गया भाई सभी को, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है देखना भैया, नेक्स्ट पेज में दे रखा है क्लासिफिकेशन, इसी से रिलेटेड। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन, वो तीन तरह का है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद फसलें। जो खरीफ की फसल है, इससे हमारा जो सीजन है वो स्टार्ट होता है। और देखो हमने पहले ट्रिक बनाई है, पहले ट्रिक्स पढ़ेंगे फिर वो एग्जांपल याद करेंगे, जितने भी उसमें एग्जांपल दिए गए वो इन ट्रिक्स में हैं। और एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा रह जाए तो वो देख लेना भाई, ठीक है। रवि क्रॉप्स दी गई, खरीफ क्रॉप दी गई और जायद क्रॉप्स दी गई। रवि क्रॉप्स है उसके लिए ट्रिक बनाई गई है सबसे पहले। जो ट्रिक है वो क्या कह रही है वो देख ले भाई। सबसे पहले ट्रिक में दिया गया है क्या, रवि नाम का एक लड़का है, रवि नाम का एक लड़का है, बहुत ही आलसी था। वह सर्दियों में सारा दिन सोता रहता था और गर्मियों में हर वक्त व्यस्त रहता था। ठीक है सर, सर्दियों में सोता मतलब सोन कब उगाई जाती है, हर वक्त व्यस्त मतलब हार्वेस्ट कब की जाती है, सब बताऊंगा। उसने अपने खेतों में गेहूं और जौ उगा रखे थे। वह रात को खेत में रखवाली करने जाता था, रास्ते में खेत से चने और मटर उखाड़ के खाता था। वह खेत में पहुंचकर मस्त होकर सो जाता था। ये कहानी है। तो रवि क्यों वर्ड यूज किया गया, रवि वर्ड इसलिए यूज किया गया ताकि रवि की क्रॉप्स की बात चले। अलसी, आलसी था मतलब अलसी, लिंसिड, लिंसिड का जो एग्जांपल है वो रवि क्रॉप का एग्जांपल है। वह सर्दियों में, देखना यहाँ क्या लिखा है, वह सर्दियों में सारा दिन सोता, सोता मतलब सोन किया जाता है कब, सर्दियों में। और सर्दियां कब आती है, स्टार्ट होती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है सर, ये याद हो गया। वह गर्मियों में हर वक्त व्यस्त रहता था, हर वक्त व्यस्त रहता मतलब, हर वक्त व्यस्त रहता मतलब हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कब कर लिया लिया जाता है, गर्मियों में। गर्मियां कब स्टार्ट होती है, मार्च और अप्रैल से। ठीक है सर, और सर्दियां कब स्टार्ट होती है, अक्टूबर और नवंबर से। ठीक है सर, और अपने खेत में गेहूं और जौ उगा रखें, गेहूं और जौ, वीट और बार्ले किसके एग्जाम्पल हो गए, वीट और बार्ले सब किसके एग्जाम्पल है, रवि क्रॉप्स के सर। ठीक है, और रास्ते में वह रखवाली करने जाता था, रास्ते में
खेत से चने और मटर उखाड़ के खाता, चने मतलब ग्राम हो गया और मटर मतलब पी हो गया एग्जाम्पल। और मस्त होकर सुना था मतलब मस्टर्ड, सरसों भी इसका ही एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक याद हो गया वैसे भी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब बात करते हैं खरीफ की फसलें। यहाँ पे हमने इस ट्रिक के अंदर जो रवि वाली ट्रिक्स थी रवि क्रॉप की, इसके अंदर हमने सब कुछ तो सीख ही लिया है। लगभग सारे कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है और कौन कौन से एग्जाम्पल है, सारा रवि की क्रॉप है, ये बात याद होगी। ऐसी खरीफ की फसल के लिए जो ट्रिक बनाई गई बहुत ही अच्छी है, देखना। बीजेपी सरकार मानसून, मतलब मानसून कब आता है, वर्षा ऋतु में। देश हित के लिए नए नियम बनाती है, मतलब मानसून नए नियम मतलब ग्रो करे जाती है, शुरुआत करती है किसी चीज की रेनी सीजन में या मानसून में। और कब लगता है मानसून, जून और जुलाई में स्टार्ट होता है, ठीक है सर। रेनी सीजन मानसून जून जुलाई में स्टार्ट होता है, सोइंग की जाती है, ठीक है। बीजेपी, फिर बीजेपी से क्या बना सर, बीजेपी से बी से बाजरा, जे से ज्वार और पी से पल्सेस, ठीक है सर। और पतझड़ के में पुराने नियम हटे थे। पतझड़ मतलब होता है ऑटम सीजन, ऑटम सीजन कब होता है, सितंबर है अक्टूबर में, सितंबर है अक्टूबर में। और हार्वेस्ट हटाती है मतलब हटा दिया, हार्वेस्ट कर दिया, कट कर दिया उसको नियम को, ठीक है सर। जो पुराने नियम में गलत है, देश हित में नहीं है, उनको हटा देती है। इन सब कारणों से बीजेपी सरकार, खरी सरकार, खरी वर्ड क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, खरी, खरी मतलब खरीफ की फसल की बात चल रही है, ठीक है जी। और यह सरकार गन्ने जैसा मीठा बोलती है, गन्ना धान इसका एग्जाम्पल हो गया खरीफ का, ठीक है सर। मीठा बोलती है और धान की तरह लगाती है, धान पेडी, राइस भी इसका एग्जाम्पल हो गया। जीएसटी लगाती है और अपना सीएम बनाती है, जीएसटी, जी जूट, एस सोयाबीन और टी टर्मरिक। और अपना सीएम बनाती है मतलब कॉटन और मेज माल्ट, जितने भी सारे किसके एग्जाम्पल है, खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल। इस तरह से हमने खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है और कौन कौन से एग्जाम्पल है, सारा याद कर लिया, ट्रिक में आ गया सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं जायद ग्रुप। जायद ग्रुप में जिद्दी से बात है तो इसको भी ये ग्रोइंग सीजन तो इसका इंटरमीडिएट होता है, बीच में कभी भी उगा ली जाती है इनके इंटरमीडिएट चाहिए। पप्पू एक जिद्दी लड़का, जिद्दी मतलब जिद्दी वर्ड क्यों यूज किया है, ताकि जायद याद रह जाए, ठीक है। पप्पू से पंपकिन, पप्पू से क्या बन गया, लिख रखा पप्पू से बन गया पंपकिन, ठीक है सर। कौवे जैसी कड़वी वाणी, कड़वी वाणी मतलब बीटर काउंट्स, करेला, करेला कड़वा होता है ना। और कुक्कू जैसी वाणी बोलने वाले गोलू को मारता है। कुक्कू मतलब कुकुम्बर और गोलू मतलब गांड्स, जितने भी लौकी की है सब किस में आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है सर। मारता है और क्या फेंक के मारता है, तरबूज और खरबूज फेंक कर मारता है, तरबूज वाटरमेलन और खरबूज मस्क मेलन, सब किसके एग्जाम्पल हो गए। ये सभी सर खरीफ के, रबी के और जायद के एग्जांपल याद हो गए, सारी ट्रिक्स मेरे को याद होगी। अब आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल पीछे दे रखे थे, उनमें से याद कर लेना, कोई रह गया हो तो। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, देखना रे। नेक्स्ट पेज कहता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कल्चरल मेथड और वाटर। वाटर के बेस पे भाई कहाँ पे रेन से पानी से ही काम चलता है, कहाँ पे सिंचाई की जाती है, इरिगेटेड एरिया है, उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन दो तरह का किया गया। और ये क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखना भी। जो फसलें सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड होती है वो रेन फीडेड क्रॉप कहलाते हैं। रेन फीडेड क्रॉप कौन सी है, जो सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु पे डिपेंड करती है और कोई उनके पास माध्यम ही नहीं है जीवन निर्वाह का। तो देखना, सबसे पहले तो रेन फीडेड आ गई। रेन फीडेड का मतलब क्या है यहाँ, जो सिर्फ और सिर्फ वर्षा पे डिपेंड है, उनको कोई किसी प्रकार का सिंचाई एरिया ही नहीं है। जैसे रेगिस्तान में ज्यादातर माइल्ड्स हैं, जितने भी माइल्ड्स हैं स्ट्रेच को सहन कर सकते हैं, वाटर कम की जरूरत होती है। जितने ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, जितनी दालें पल्सेज है, ये सब क्या है, वो सूखे में ग्रो कर सकते हैं, इसलिए रेन फीडेड एरिया में उगाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा कहाँ है, राजस्थान में सबसे ज्यादा फसलें जो वर्षा ऋतु पर वर्षा जल से ही उगती हैं उनको क्या कहा जाता है, रेन फीडेड। और वो फसलें जो सिंचाई के जल की सहायता से उगती हैं उनको कहते हैं इरिगेटेड। जो सिंचाई का जल सिंचाई से उगती हैं, जैसे चिल्ली, शुगर केन, बनाना, पपाया। और बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, राइस, पेडी, धान, धान के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। तो वर्षा ऋतु पे सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकता, क्या करना पड़ेगा इसको, रे सिंचाई देनी पड़ेगी। अरे समझ में आया यहाँ पे, कोई डाउट है तो बोल दो भाई। राइस को धान कहते हैं, धान मतलब पेडी, पेडी, पेडी शॉर्ट में पेडी भी लिखते हैं, PADDY पेडी, ठीक है। सेटिवम ओराइज़ साइंटिफिक नेम होता है इसका, ठीक है। ये याद रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्या देखिए। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो दो तरह का है, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। कैश क्रॉप और फूड क्रॉप का मतलब क्या है, यहाँ कैश क्रॉप वो क्रॉप है जो हमें क्या देती है, सीधा मनी प्रोवाइड करती है, जिनको प्रोसेसिंग करने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है और उनसे हमें सीधा प्रॉफिट मिले, बेनिफिट मिले, रुपया मिले, उसको क्रॉप कैश क्रॉप कहते हैं। और जिससे को खाने खाद्यान्न भंडारों में भरा जाता है उसको फूड क्रॉप कहते हैं। और खाने की, हमारे पशुओं की और हमारी डिमांड को पूरा करें उनको क्या कहते हैं हम, कौन सी क्रॉप कहते हैं, अरे फूड क्रॉप। जो फसल पैसा कमाने के लिए उगाई जाती है, 100% प्रोड्यूसर सरप्लस दे, पूरी तरह से सरप्लस हमें फसलों से बेनिफिट मिले, वो तो है कैश क्रॉप। और जो फसलें जनसंख्या के खाद्यान्न भंडार और चारा जुटाने के लिए उगाई जाती है उनको क्या कहते हैं, फूड क्रॉप। इसमें कोई डाउट है किसी को किसी प्रकार का, नहीं है तो देखिए।
अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे किसके, कैश क्रॉप के। कैश क्रॉप में सबसे पहले दिया गया है कोका। कोका मतलब है जिसको चॉकलेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। कोका इसका सीड निकाल दिया जाता है और प्रोसेसिंग करके इसके चॉकलेट बनाई जाती है। डायरेक्ट इसको तोड़ के खाया नहीं जा सकता, को चॉकलेट का टेस्ट नहीं आएगा, इसको प्रोसेसिंग करके बनाया जाएगा और इसको कहते हैं कैश क्रॉप। हमें बेनिफिट दे रही है डायरेक्ट। शुगर केन गन्ने से गुड़ है, शक्कर है, मिश्री है, चीनी है, जो भी बनाए जाते हैं इसको भी प्रोसेसिंग के बाद। कॉटन से भी जो कपड़ा बनाया जाता है वो भी प्रोसेसिंग के बाद। टी भी प्रोसेसिंग के बाद ही हमारे पास पहुंचती, कॉफी भी ऐसी। तो ये सारी की सारी कौन सी फसलें कहलाती हैं, कैश क्रॉप कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, कैश क्रॉप, जो हमें डायरेक्ट पैसा देती हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में जो एग्जांपल दिए गए हैं जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, बार्ले है, ओट है, ओट जई होती है, sorghum ज्वार होती है, राई, ये सब एग्जांपल किसके, बार्ले जो होता है, मेज मक्का, व्हीट गेहूं, राइस है, धान चावल पैडी। तो इन सबसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, हमारे खाद्यान्न भंडार भरे जाते हैं। और चारा जुटाने में काम आते हैं। फॉडर वाली भी फसलें सारी आती हैं, फूड क्रॉप कहलाती हैं। इनसे फूड मिलता है। ठीक है सर, फूड क्रॉप भी याद हो गया, कैश क्रॉप भी याद हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेसिस। सर इसकी तो आपने ट्रिक बना रखी है। हाँ, इसकी ट्रिक्स हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी। ये देख, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैन प्लांट, ये कितने प्रकार के हो गए भाई, 3 तरह के हो गए सर। तो इनको याद करवाता हूँ तुम्हें आज। देखो भाई, C3 प्लांट्स है ना, C3 प्लांट्स को C3 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, 3 कार्बन का है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन रखता है, इसलिए इसका नाम, इन प्लांट्स का नाम ही क्या पड़ गया, C3 प्लांट्स। और उसका नाम तो बताओ सर, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का। हाँ, PGA, 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 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है पूरा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, याद रख लोगे भाई। फोस्फोग्लिसरिक एसिड इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इन प्लांट्स का, इसलिए इनको C3 प्लांट कहा जाता है सर। ये तो याद हो गया। ऐसे C4 प्लांट का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 4 कार्बन का होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन रखता है सर, इसलिए इसको C4 प्लांट कहा जाता है, 4 कार्बन। और इसको इसीलिए C4 प्लांट कहते हैं। और उसका नाम क्या है, उसका तो PGA था, इसका नाम है OAA, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, याद रह जाएंगे भी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले जो दिया गया है, क्या दिया, आरसीबी ने सुपर सिक्सेज लगाए, ट्रिक बता रखी है, आरसीबी ने सुपर सिक्सेज लगाए, कोई आउट नहीं हुआ, इस तरह वो विनर बन गई और फिर पार्टी की। अब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आरसीबी में खेलना चाहते हैं। अब की बार की ट्रिक है, तो अब की बार आरसीबी जीत गई ना रे। ये ट्रिक तो पहले ही बना दी थी, आरसीबी को तो जिता ही दिया था हमने, ठीक है। आरसीबी आईपीएल मैच जीत गई ना, आपकी बार ट्रॉफी, ठीक है सर। आर से बन गया राइस, सी से बन गया कॉटन और बी से बन गया बार्ले। आरसीबी, राइस, कॉटन और बार्ले किसके एग्जांपल हो गए, C3 प्लांट के। सर ये ध्यान कैसे रहिए, C3 के, देखो आरसीबी में कितने वर्ड, आरसीबी 3 वर्ड है, तो नीचे नीचे देखो लिखा आरसीबी 3 वर्ड है, इसलिए C3 प्लांट कहते हैं, ठीक है। हमने ट्रिक बना रखी है। और मेन रीजन तो ये लिख रखा, 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है जी। सुपर सिक्स से क्या बना सर, सुपर से बन गया सोयाबीन और सिक्स से बन गया सनफ्लावर, SS, ठीक है सर। और कोई आउट नहीं हुआ तो ओट, ओट जई। और विनर बन गई मतलब वीट, W से। पार्टी की पलजीत सर, दालें, P से। बड़े बड़े खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, मतलब मोस्टली लार्ज ट्री सारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं। C3 प्लांट में जितने बड़े बड़े पीपल, बरगद, आम, बड़े बड़े जितने पेड़ देखते हो ना तुम, सारे किसके एग्जाम्पल, C3 प्लांट के, ठीक है सर। ये तो याद हो गया, बहुत आसान था। नेक्स्ट जो C4 की आपने ट्रिक बनाई वो बताओ सर। C4 प्लांट्स के लिए जो ट्रिक बनाएगी वो देखो। ट्रिक तो बताएंगे उससे पहले, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है सर, ये याद हो गया। अब सारे सारे मतलब सोरगम सर। और शुगर मतलब शुगर कैन ही एग्जाम्पल, मील मेजली इसका एग्जाम्पल। और बाजार मतलब बाजरा सर। सारे शुगर मिल और बाजार बंद। बस पहला चारों तरफ मतलब C4 प्लांट की याद दिलाते हैं, चारों चारों मतलब C4। घास ही घास, मतलब जितनी भी वीड है, मोस्टली वीड है, किसके एग्जाम्पल है, C4 प्लांट के एग्जाम्पल है सर। ये तो याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, केम प्लांट। केम प्लांट में एक ट्रिक बनाएगी। केम प्लांट वो प्लांट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गर्मी को सहन कर सकते हैं और पानी की कमी में भी उगाए जा सकते हैं, और अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, पानी के रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। ऐसे प्लांट्स केम प्लांट कहलाते हैं। और ये रेगिस्तान एरिया में, जैसे राजस्थान है हमारा इंडिया में, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। तो केम प्लांट्स के लिए जो ट्रिक बनाएंगे वो सुन ले।
दादाजी चले कोई काम, काम मतलब कैम से याद रह जाएगा, राजस्थान मतलब रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट सबसे ज्यादा हैं। ऊपर था नीला आसमान, नीला मतलब लिली, इसका एग्जाम्पल है नीली, नीला आसमान। और नीचे थी रेत शीशे के समान, शीशे मतलब सीजल, सीजल भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है सर। चलते चलते पाँव में लगा कांटा, और कांटा किस चीज का था भाई, कैक्टस का, याद रख लेना, क्योंकि रेगिस्तान में तो कैक्टस ही कैक्टस है। दादाजी ने फिर भी अपने आप को नहीं डांटा, पाँव में लगा कांटा, फिर भी दादाजी ने अपने आप को नहीं डांटा। चलते चलते दादाजी को लगी भूख, और भूख लगने पे दादाजी ने लहसुन और प्याज की चटनी खाई, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे लहसुन और प्याज, गार्लिक और ऑनियन भी इसी के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, खाना खाने के बाद उनको लगी प्यास, उन्हें लगी प्यास, पर उनके पास नहीं था पानी। उन्होंने अपने बैग से एप्पल निकाल कर खाने की ठानी, नहीं था पानी और एप्पल निकाल के खाने की ठानी, तो मतलब पानी प्लस एप्पल है, पाइन एप्पल भी किसका एग्जाम्पल वगैरह है, कैम प्लांट का। इस तरह से हमने सारे C3 C4 और कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल याद कर लिए, और एग्जाम्पल ही एग्जाम पूछे गए हैं एग्जाम में, जो BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है उसके अंदर यही पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। अब हम आगे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें क्या दिया गया है, देखिए, नेक्स्ट पेज में दिया गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कोटिलेडन्स, कोटिलेडन के बेस पे क्लासिफिकेशन। एक होता है मोनोकोट्स, मोनोकोट का मतलब होता है सिंगल बीज पत्री, सिंगल मतलब एक ही बीज से बने हो वो प्लांट कहलाते हैं मोनोकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन्स कहलाते हैं। कैसे देखना, अभी बताता हूँ तुम्हें मोनोकोटिलेडन का मतलब क्या है। जैसे तुम गेहूं उठा लाओ, गेहूं का कोई भी दाना उठा के लाओगे तो वो ऐसा ऐसा मिलेगा, उसको तोड़ोगे तो वो टूटेगा नहीं, एक ही पार्ट रहेगा। जबकि तुम मटर को उठा के लाओगे, मटर को तोड़ोगे ना तो दो हिस्से अलग अलग, आधा हिस्सा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। चने को तोड़ोगे उसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। जो चना है, दालें हैं, मटर है, पल्सेस है, लेग्यूम है, ये सब किसके, डाइकोट के, दो बीज पत्री, दो शेड में टूट जाते हैं। जबकि जितने भी सीरियल्स हैं, गेहूं गेहूं होगी, राइस हो गया, मेज होगी, ये सब क्या टूटते नहीं ना, मोनोकोट है, इनको मोनोकोट मतलब एक ही कोट रहता है, और डाई मतलब दो कोट में टूट जाते हैं। समझ में आया भी सभी को। तो इनको तो मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइड किया गया, एक बीज पत्र और दो बीज पत्र। मोनोकोट मतलब एक बीज पत्र रहता है, बीज का एक ही पत्तर रहता है, और दो बीज पत्र बन जाए तो वो क्या होता है, डाइकोट। अरे समझ में आया क्या सभी को, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये दिखा रखा देखो, यहाँ डाइकोटिलेडन में दो पार्ट दिखा रखे, मोनोकोटिलेडन में एक ही पार्ट है, ठीक है, इनको याद करने की कोई खास जरूरत तो नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, फैमिली के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया वो क्या है, देखिए जरा, समझते हैं। सबसे पहली फैमिली है सोलेनेसी, सबसे पहली फैमिली कौन सी आगे रहे, सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या क्या है देख लें। सोलेनेसी मैं डायरेक्ट एग्जांपल याद करवा रहा हूँ, पूरी डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा एग्जांपल ही आ रहे हैं तो हम उसी को एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। सोलेनेसी में सबसे पहले एक लड़की थी जिसका नाम बेला था, बेला से फर्स्ट नंबर वाइज इधर का बेलाडोना। वो रात को सो नहीं रही थी, तो उसके पापा ने, पापा उसे बोलते हैं बेटा सोले। शोले वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो किस लिए हो रहा है शोले वर्ड यूज, शोले वर्ड इसलिए यूज हो रहा है ताकि क्या, हम क्या समझे, सोलेनेसी फैमिली आ रही, एक लड़की है जिसका नाम बेला है, मतलब बेलाडोना, एग्जांपल याद हो गया सर हमें, पहला एग्जांपल। वो सो नहीं रही, सो वर्ड यूज हो रहा है सोलेनेसी के लिए, उसके पापा उसको बोलते हैं बेटा सोले, सोले मतलब सोलेनेसी। टमाटर, टमाटर टोमेटो, बैंगन ब्रिंजल, आलू पोटैटो, और चिल्ली, चिल्ली की सब्जी खा के ही सो ले, सब्जियों की फैमिली होती है, सब्जी खा के सो ले, फिर भी नहीं सोती, तो उसके पापा बोलते हैं बेटा घोड़े बेच के सो ले, घोड़े का अशोक किया जाता था, अश्वगंधा भी इसी का एग्जाम्पल हो गया। फिर तंग आके उसके पापा लास्ट में कहते हैं बेटा तंबाकू खा के ही सो ले, मतलब तंबाकू भी किसका एग्जाम्पल, सोलेनेसी का। और वो फिर भी नहीं सोती तो कहते हैं नहीं तो पिटूंगा, पिटूनिया। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए भाई, 8 के 8 एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के। एक लड़की जिसके नाम बेला है, बेला मतलब बेलाडोना, वो सो नहीं रही, मतलब सोलेनेसी फैमिली की बात है। उसके पापा उसको कहते हैं सोले, मतलब सोलेनेसी फैमिली की बात है। टमाटर बैंगन आलू मिर्ची की सब्जी खा के सोले, टमाटर बैंगन आलू मिर्ची भी इसके एग्जाम्पल है। वो फिर भी नहीं सोते तो कहते हैं घोड़े बेच के सोले, तो अश्वगंधा भी इसका एग्जाम्पल है। फिर भी तंग आके लास्ट में कहते हैं तम्बाकू खा के सोले, तो तम्बाकू भी सोलेनेसी का एग्जाम्पल है। नहीं तो पिटूंगा, पिटूनिया भी सोलेनेसी का एग्जाम्पल है। यहाँ तक याद होगा भी सभी को। अब नेक्स्ट जो फैमिली है साइड में दे रखी है, लिली ऐसी फैमिली है। लिली के लिए लिली की ट्रिक बना रखी है, वो भी सुन लो। एक लड़की है जिसका नाम लिली है, लिली मतलब लिली ऐसी फैमिली की बातें हो रही है, ठीक है। उसके पापा उसके लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस लेके आते हैं, एक नंबर पे ड्रेसिना, ड्रेस मतलब ड्रेसिना लेके आते हैं। और दो, लिली ने अपना चेहरा एलोवेरा से धोया, मतलब अलोए या एलोवेरा इसका एग्जाम्पल हो गया, और उसका चेहरा ग्लो करने लगा, मतलब ये सभी इसका एग्जाम्पल हो गया। और वो ड्रेस पहनती है और ट्यूलिप का फ्लावर लगाती है, ट्यूलिप का फ्लावर लगाती है, ड्रेस पहनकर अप्सरा लगती है, तो एस्परगस भी इसका एग्जाम्पल हो गया, फिफ्थ नंबर है अप्सरा ये, ठीक है। उसके पापा ने
उसके लहसुन और प्याज की चटनी खिलाई, मतलब गार्लिक और ओनियन भी किसका एग्जांपल होगा, लिलियसी का। और लास्ट में उसके पापा कहते हैं कोलगेट करके सोना नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे, तो मतलब कोलचिशिन, कोलगेट कोलचिशिन, ये भी एग्जांपल किसका हो गया, लिलियसी फैमिली का ही एग्जांपल हो गया। अरे समझ में आया यहाँ तक? तो हमने इस तरह से दो फैमिली सोलेनिस और लिलियसी पूरी तरह से याद कर ली है। हम नेक्स्ट फैमिलीज की तरफ बढ़ते हैं। ये 6 फैमिली दी गई है तुम्हारे एग्जाम में, उन्हीं में से कोई एग्जाम्पल पेपर में आएगा। नेक्स्ट, अब जो दो फैमिली नेक्स्ट दी गई है उनमें क्या क्या है, फेबेसी और मालवेसी, फेबेसी और मालवेसी फैमिली, इनके ट्रिक याद करने। फेबेसी में ट्रिक दी गई है, क्या ट्रिक दी गई है देखना अभी। फेबेसी में दी गई एक सेसबनिया था, सेसबनिया मतलब सिसबेनिया, एग्जांपल फर्स्ट याद हो गया सर, सिसबेनिया। फर्स्ट एग्जांपल हमें याद हो गया सर, सिसबेनिया। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, सिसबेनिया, एक सिसबेनिया था, बहुत ही स्वीट था, मतलब स्वीट पी भी इसका एग्जांपल है सर। उसके तीन तीन बिजनेस थे, मतलब ट्राइफोलियम भी इसी का एग्जांपल है। तेलों का मतलब ऑयल हो गया, दालों का मतलब पल्सीज हो गया, मूंगफली का मतलब मूंगफली भी इसी के अंदर आ गया, ठीक है सर। वो एक बार बीमार हो गया, बीमार हो गया तो उसको उल्टी आई, फिर उसने दवाई के रूप में मेडिसिन क्या ली, मुलट्ठी खाई। मुलट्ठी खाई, फिर उसके कपड़े उल्टी गिरने से खराब हो गए, उल्टी से खराब हो गए थे, उसने डाई से धुलाया, किसे धुलाया, डाई, डाई का नाम है इंडिगो फेरा। फिर धूप में सुखाया मतलब सनहम, और फिर पिन लगा के इसका मतलब ड्यूपिन। तो इस तरह से सारे एग्जांपल फैबेसी फैमिली भी कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं मालवेसी फैमिली की तरफ। किसकी फैमिली, मालवेसी। मालवेसी के कुछ चार पांच एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जांपल तो बहुत है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ। बिंदी, एक लड़की है, बिंदी मतलब भिंडी, बिंदी मतलब भिंडी, ठीक है, याद हो गया। ओकरा भी लिख देते हैं, ओकरा लिखा मिले तो भी भिंडी समझना है, ओकरा कहीं भी लिखा मिले तो भिंडी ही समझना, ठीक है। वह अपनी गाय कोको के लिए हर रोज एक माला बनाती, माला मतलब मालवेसी फैमिली की बात कर रहा हूँ, माला जहाँ भी बड़ी हो जाए ना, मालवेसी। कोको मतलब कोको, कोको भी इसका एग्जांपल हो गया, जिससे चॉकलेट बनाई जाती है, मैंने डायग्राम भी दिखाया था पीछे। उस माला में वह कपास और गुड़हल, कपास तो हो गया कॉटन, और गुड़हल हो गया हिबिस्कस के फूल सजाती है, माला बनाती है और उसमें कपास और गुड़हल के फूल सजाती है। तो इस तरह से हमने बिंदी मतलब भिंडी, कोको, गाय का नाम है कोको भी एग्जांपल याद हो गया, कॉटन, कपास और हिबिस्कस, गुड़हल, ये सारे एग्जांपल किसके याद हो गए हमें, मालवेसी फैमिली। अब हम नेक्स्ट फैमिली की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम, जिनके बारे में अब चर्चाएं कर रहे हैं वो देख लीजिए। जो नेक्स्ट फैमिली है वो है क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी कहो, ब्रेसिकेसी कहो, एक ही बात है। एस्ट्रेसी कंपोजिटी या सनफ्लावर फैमिली, एक ही बात है। अब इनके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी की ट्रिक सबसे पहले आ रही है, और फिर आ रही है किसकी, अपने एस्ट्रेसी या सनफ्लावर फैमिली की। सबसे पहले क्रूसीफेरी की बात कर लेते हैं, ब्रेसिकेसी। बरसात के समय, बरसात के समय आसमान रेडिश हो जाता है। बरसात वर्ड जो भी यूज हुआ है ना, ध्यान दीजिए, दो स्टार देखो, बरसात वर्ड जहां यूज होगा वो ब्रेसिक कैसे बता रहा है, और जो कुर्सी वर्ड यूज होगा वो कुर्सी फेरी को समझा रहा है, ठीक है सर। रेडिश नजारा हो जाता है, रेडिश मतलब बरसात के समय, रेडिश मतलब रेडिश मूली, रेडिश मूली होती है, याद हो गया सर एग्जाम्पल। मस्त नजारा होता है, ये मस्त नजारा मतलब मस्टर्ड सरसों, याद हो गया सर। और बादल गोभी के फूलों के आकार ले लेते हैं, जितनी भी गोभी होती हैं, कैबेज हो, कॉलीफ्लावर हो, ब्रोकली हो, सभी किसके एग्जांपल है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी के सर। हम कुर्सी पर बैठ कर टर्न होकर चारों तरफ देखते हैं, हाँ टर्न होके देखते हैं, टर्न से टर्निंग बन गया, सलगम भी इसी का एग्जांपल हो गया। और कुर्सी किसको बता रही, क्रूसीफेरी को, और बरसात किसको, ब्रेसिकेसी को। इस तरह से हमें क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी भी कंप्लीटली याद हो जाते हैं, और बच्चे खुश हैं, सभी को याद हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली को चाहे कंपोजिटी कहो या सनफ्लावर फैमिली कहो, एक ही बात है। देखो भाई, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल मैच खेलती है, उसके अंदर एक पथिराना नाम का बॉलर है, और जो श्रीलंका का है पर धोनी की टीम में खेलता है, सीएसके। देखिए, पथिराना ने सूरज को नमस्कार कर कर बॉल फेंकी कुछ इस तरह, सबको आउट कर दिया, बॉल फेंकी कुछ इस तरह कि सबको आउट कर दिया। इस तरह वर्ड जो यूज किया गया है, सूरज को नमस्कार करना मतलब सनफ्लावर फैमिली, इस तरह वर्ड एस्ट्रेसी के लिए यूज किया गया। कंपटीशन जहां भी शब्द यूज होगा वो कंपोजिटिव फैमिली को, तीनों नाम कवर करवाए गए हैं इसी ट्रिक में, ठीक है भाई। सूरज मतलब सनफ्लावर फैमिली, इस तरह मतलब एस्ट्रेसी फैमिली, कंपोजिशन वर्ड यूज होगा तो कंपोजिटिव। देखो पथिराना, पथिराना मतलब पहला एग्जांपल है, पथिराना से बना पार्थेनियम। पार्थेनियम एक घास है जो मैक्सिको से इंडिया वाले गेहूं को राइस को उगाने के लिए वहां से सीड लाए, उनके साथ ये घास आ गया, जिसको गाजर घास या कैरेट ग्रास या फिर कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। और ये बहुत ही जल्दी तरह से फैला हुआ, इंडिया से इरिगेट नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है जी। पथरियाना, पार्थिनियम ग्रास, कैरेट ग्रास, गाजर घास याद हो गया सर पहला। और सूरज से सनफ्लावर भी, सूरजमुखी भी इसी का एग्जाम्पल है, ये भी याद हो गया सर, सनफ्लावर या सूरजमुखी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सबको आउट कर दिया, सबको आउट कर दिया, तो सामने वाली टीम क्या करने लगी, रे कराई करने लगी। कराई से याद आया, क्रायोसेंथेमम गुलदाउदी का पौधा, क्रायोसिंथेमम, कराई करने लगी, क्रायोसिंथेमम गुलदाउदी भी इसका एग्जाम्पल हो गया।
रैना ने अपनी टीम को कंपटीशन में विजेता बनाया। कंपटीशन में विजेता मतलब कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली का जो थर्ड नाम है बीच में लिखा हुआ देखना, यहाँ कंपोजिटी लिखा हुआ है क्या, ये वाला कवर कर दिया उसने कंपोजिटी, ठीक है सर। विजेता बना, अंत में सभी को मिला गोल्ड और सब बोले मेरी गोल्ड मेरी गोल्ड, बजरंग ने कहा मेरी गोल्ड। मेरी गोल्ड हम आगे करने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज, इकोनॉमिक यूज पे बेस्ड हम क्लासिफिकेशन आगे पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या आने वाला है वो देखिए। सबसे पहले सीरियल्स, सीरियल्स मतलब होता है अनाज, जो भी अनाज हम उगाते हैं हमारे खेतों में, फसलें जो अनाज मंडियों में जाते हैं, बिक्री भी होता है और मेनली खाने के लिए जो यूज किया जाता है उसी अनाज के बारे में ये चर्चाएं हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आया है राइस। पहले नंबर पे दिया गया है राइस, राइस दिया गया है। राइस के बाद वीट की बात कर रहा है, राइस दिखा रखा है देखो यहाँ। फिर वीट की बात कर रहा है, फिर मैज, बार्ले जो होता है जो, उट जई, ज्वार सोरगम क्या, और राई, राई, ये सारे ओट ओट जई होता है भाई, ठीक है। और राई अलग से होता है। ये सब क्या है, सीरियल्स हैं, अनाज हैं जो हमारे खाद्यान्न भंडारों में यूज किए जाते हैं, ठीक है भाई। सीरियल्स याद रह जाएंगे, ठीक है। जो फूड के लिए मेनली यूज किए जाते हैं उनको सीरियल्स कहते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े। अब है माइल्स। माइल्स क्या होता है सर, थोड़ी सी चर्चाएं करना माइल्स के बारे में। माइल्स देखो मेजर और माइनर दो प्रकार के होते हैं, फिर भी मैं माइल्स के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ तुम्हें। माइट्स होती है ना, इसमें मेनली ज्वार बाजरा, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया, ये सब इसमें आते हैं। तो ये ना स्ट्रेस कंडीशन में होती है, मेनली स्ट्रेस कंडीशन में माइट्स इतनी होती है। लो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इनको, लो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लो वाटर, लो न्यूट्रिएंट्स हो तो भी ये ग्रो कर जाता है। लो न्यूट्रिएंट्स हो ना सॉइल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो भी ये ग्रो कर जाते हैं, स्ट्रेस्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं। ये सॉल्टी एरिया में भी ग्रो कर जाते हैं। सोल्टी एरिया होता है ना नमक वाला, उसमें भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये ऐसी फसलें हैं जो कि स्ट्रेस्ड कंडीशन में, जहाँ पानी की कमी हो, मिट्टी अच्छी ना हो, लो न्यूट्रिएंट हो, वहां भी ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं माइल्स। माइल्स में मेनली जो तीन चीजें आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ज्वार आता है, बाजरा आता है और रागी आते हैं। ये मोटे अनाज हैं जो माइल्स हैं, ठीक है। बाजरा ज्वार और रागी ये सीरियल्स में भी काउंट हो सकते हैं, सीरियल्स माइट्स भी कहते हैं, मेजर माइट्स यही है। जो जो माइनर माइट्स हैं उनकी ओर बात करते हैं। फॉक्सटेल माइट्स होगी, लिटिल माइट्स होगी, कॉमन माइट्स होगी, बर्नियार्ड माइट्स होगी, कोडो माइट्स होगी। इनके कॉमन नेम भी दिए गए हैं स्लाइड में, साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं। ये सारे क्या है, साइंटिफिक नेम है इनके। और साइंटिफिक नेम हर एक के साथ याद कर लेंगे, ट्रिक बना लेंगे अपने आप ही बच्चा लोग, ठीक है भाई। इनको याद करें, बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। माइट्स के बाद आगे जो स्लाइड आ रही है वो क्या कह रही है देखना। जो माइट्स हैं जितनी भी हमने फोक्सटेल माइट्स हैं, बर्नार्ड है, लिटल है, फिंगर माइट्स है, बेरल माइट्स है, ज्वार है, कोडो माइट्स हैं, ये सभी पढ़ा है, उनके डायग्राम दिखाए गए हैं, इनको भी देख लें, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सुडोमाइट्स, इन सभी में से सुडोमाइट्स किसको कहा जाएगा। तो सुडोमाइट्स के दो ही एग्जांपल है, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर दो ही एग्जांपल है। एक तो है अमेंथस। अमेंथस के जो लड्डू हम खाते थे ना बचपन में, हल्के से लड्डू 2 रुपए के, 1 रुपए का एक मिलता था, रामदाना जिसको कहते थे, राजगिरा या रामदाना भी कहते थे, कुट्टू, बकव्हीट, कुट्टू या रामदाना, ये दो ही एग्जांपल है, अमरंथस और अमेरंथ और बकव्हीट, ये दो ही एग्जांपल है। और ये एक भी बहुत आंसर टिक रखा है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है सुडोमाइट्स के दो एग्जांपल, एग्जांपल है अमरंथ और बकव्हीट, याद रह जाएगा। इसे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रही है, पल्सेस। पल्सेस होती है दालें, जितनी भी दालें हैं उनके बारे में चर्चाएं करी जाए। ये क्या है पल्सेस, देखो सबसे पहले पल्सेस की बातें कुछ खास बात बताता हूँ। पल्सेस होती है ना, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थानांतरण फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनकी जो रूट्स होती है ना, इनकी रूट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम बहुत बार हमारे एग्जाम में साइंस में भी आया है और एग्रीकल्चर में भी, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है राइजोबियम, क्या है, राइजोबियम,
राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम, राइजोबियम, ये याद रखने, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो हम कोई भी रूट उखाड़ के लाते हैं कोई भी प्लांट की, रूट में क्या मिलती है हमें, गांठ मिलती है, ऐसे ऐसे गांठें मिलती है बहुत सारी। तो रूट में जो गांठें मिलती है ना, उन गांठों के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही ऐसा कर पाता है, और ये लेग्यूम्स प्लांट्स में होता है। एक ऐसी लेग्यूमिनस प्लांट है जिसके अंदर लाल लेग्यूम्स होते हुए जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, एंटो फिक्सेशन नहीं होता, ऐसा राजमा। राजमा याद रखेंगे, राजमा भी, ठीक है, राजमा में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। वो एक ऐसी दाल है जो सबसे प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स किसको माना जाता है, लेग्यूम्स को, दालों को, पल्सेस को, प्रोटीन का, प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन रिच होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन दालों में मिलने जाती है, प्रोटीन खाना चाहिए तो दाल खाओ, ठीक है। और इनमें भी अगर सबसे ज्यादा दाल दो में भी पूछा जाए तो सोयाबीन से भी ने सुना, ये देखो 8th नंबर पे जो सोयाबीन दिया गया है यहाँ, 8th नंबर पे, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सोयाबीन का साइंटिफिक नाम भी याद रखें, ग्लाइसिन मैक्स जिसको कहते हैं, ग्लाइसिन मैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे मैक्सिमम तो प्रोटीन मिलता है, क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा मिलता है, इन दालों में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है। और दूसरा ये दो चीजें हैं, ये लेग्यूम तो है, पल्स तो है ही, पल्स इसमें तो कम होता ही होता है, प्लस ऑयल सीड भी माना जाता है इसको, ऑयल सीड, इसका तिल भी निकलता है, तिलहनी फसल भी माना जाता है इसको, ठीक है, दलहनी तो है ही, तिलहनी भी है, ठीक है, ये दोनों बातें इसके लिए याद रहे। और मटर का साइंटिफिक नेम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पाइथम सेटिवम, ये भी याद रहे भाई, मटर का ही पूछा जा रहा है ज्यादातर। और सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, ये भी याद रख लें। और केसरी होता है, केसरी जिसको कहते हैं हम, लेथारस, लेथारस सेटिवम, सेटिवस, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम सारे एग्जाम्पल की बात करें, रेड रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, काला चना जो होता है, ग्रीन ग्राम, स्टार्ट करते हैं शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप में कौन कौन सी आती है, गन्ना हो गया सर, शुगर बीट होगी, गन्ने का साइंटिफिक नेम सैकरम ऑफिनरम हो गया सर, और शुगर बीट का नाम बीटा वल्गेरिस हो गया, ये दोनों ही कौन सी फसलें हैं, ये दोनों शुगर क्रॉप्स हैं। तो हमें ये भी बात पता है भाई, गन्ने से हमें 90 से 95% जो शुगर मिलती हैं, मीठी चीजें उत्पाद लेते हैं, वो किससे लेते हैं, गन्ने से। और 5 से 10% जो उत्पाद होता है शुगर का, चीनी का, वो कहाँ से होता है, शुगर बीट से सर, बीटा वगैरह इससे, ठीक है। तो ये हो गए शुगर क्रॉप्स, भी याद होगी सर। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है सर, नेक्स्ट क्रॉप दी गई है तुम्हें फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप में कौन कौन सी है देख लें भाई, फाइबर क्रॉप भी याद कर लेते हैं सारी की सारी। मिस्टा जूट हो गया, कॉटन हो गया, पाइनएप्पल और अगेव, ये एग्जांपल है सर। इनमें क्लासिफिकेशन जो बंटवारा दिखाया गया वो किस तरीके से दिखाया गया वो देख लें थोड़ा सा भी, इंपॉर्टेंट तो यही बात है। क्या बात है, देखो सर, सीड से, जिसके सीड से हमें फाइबर मिले वो है कॉटन। सीड देखो, जो बिनोला निकलता है कॉटन का, उसको उखाड़ोगे तो उसके ऊपर तो फाइबर मिल जाएगा, उसके अंदर वो भी सीड निकलेगा, ठीक है जी। और जिनके स्टेम को, स्टेम से छाल उतार उतार के बास्क, जो बास्क होती है, जो उनका कवर होता है तने पे, उसको कहते हैं, जो छाल कहते हैं जिसको, बार्क कहते हैं, स्टेम। स्टेम से मिलता है जूट और मिस्टा, या डायग्राम में भी दिखा रखा है सर, जूट और मिस्टा, ये देखो, इनके जो स्टेम होता है ना, इससे हम ये उतार उतार के ये तैयार करते हैं, रस्सी, बोरे जिससे बनते हैं, वो मिस्टा और जूट होते हैं सर, ठीक है। और लीफ फाइबर, जिनके पत्तों से, जैसे देखना पाइनएप्पल के ये पत्ते होते हैं, इनसे फाइबर निकालते हैं, और ये आगे वो दिखा रखा है, इसके भी फाइबर पत्ते से निकालते हैं। तो लीफ से खींच खींच के धागे से निकाले जाते हैं, उनसे फाइबर बनता है। अगेव और पाइनएप्पल लीफ से मिलने वाले फाइबर हैं। जबकि सीड से मिलने वाले फाइबर की बात करें तो कॉटन आ जाएगा, स्टेम से और बास्ट से मिले उसके तने से जूट और मिस्ट आ जाएगा, और लीफ से अगेव और पाइनएप्पल आ जाएगा। इस तरह से हम ये याद कर चुके हैं, और इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल मार्केट में क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब है फूड और फॉरेज क्रॉप। फूड का मतलब सर, जो खाना, फूड पशुओं के लिए खाने के रूप में यूज होते हैं, वो सारी फसलें। तो याद कर लेंगे, कोई बड़ी सी चीज नहीं है, जैसे है, स्लैज और पश्चर और फूड, ये सारे एक ही जैसे शब्द हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, ग्रास, ग्रासेज में बाजरा हो गया, नेपियर ग्रास हो गया, गुइनिया ग्रास हो गया, फोडर सोरगम होगी, जो ज्वार खाने के लिए यूज करते हैं, फोडर मेज हो गया, मेज मक्का जो खाने में यूज किया जाता है पशुओं के फोडर के लिए, चारे के लिए। लेग्यूम्स में हो गए, ल्यूसिन हो गया, डेसमेंथस हो गया, काउपी हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, फोडर क्रॉप्स के एग्जांपल हैं, और ये याद रखने लायक है, ध्यान रख लेंगे थोड़ा थोड़ा तो भी याद रह जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी रूट क्रॉप, एक तो होती है रूट से पैदा होने वाली, और एक होती है स्टेम मॉडिफाइड होकर बनने वाली क्रॉप। स्टेम से मॉडिफाई उनको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं उनको, ट्यूबर।
और जो रूट से बने उनको रूट क्रॉप ही कहा जाता है। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, ये सारी क्या है, रूट हैं जो मॉडिफाई होके स्टेम के मोटी हो चुके हैं और अब फूड स्टोर करके रखती हैं। कैरेट हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, रूट क्रॉप्स के एग्जांपल, जो रूट के अंदर फूड स्टोर करके रखती हैं और हमारे खाने की डिमांड को पूरा करती हैं। समझ में आया अब इस भी को? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। केसुआ हो गया, याम हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। देखो स्वीट पोटैटो वहां गलत दे रखा है, यहीं आना चाहिए। ट्यूबर क्रॉप्स हैं, इनको ट्यूबर क्रॉप का मतलब समझा दो ना थोड़ा सर। देखो मैं समझाता हूँ। ट्यूबर क्रॉप्स कौन से होते हैं? ये याम जमीकंद होता है भाई, रतालू जिसको कहते हैं। केसवा मैंने पहले भी बताया, जो प्रसाद के रूप में जो बर्थ के टाइम यूज किया जाता है, साबूदाना बनाने में केसवा का यूज होता है। पोटैटो तो सब समझते हो, शकरकंदी स्वीट पोटैटो भी समझते हो। ये सब ट्यूबर क्रॉप है। ट्यूबर क्रॉप का मतलब समझाना सर थोड़ा सा। ट्यूबर क्रॉप वो है जैसे आलू है, आलू में ये आंख होती है ना छोटी छोटी, कोई भी आलू बना लो तुम, पोटैटो बना लिए, उसके अंदर छोटी छोटी आइज सी नहीं होती है, आइज से नजर आती हैं, इनको हम ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ट्यूबर। मान लो इस आलू में ये 3 आइज हैं, तो इसको कट करके एक हिस्सा ये कट कर लिया, एक हिस्सा ये कट कर लिया, 3 हिस्से कर लिए, और तीनों को उगाओगे तो तीनों ही नए नए प्लांट्स बन जाएंगे। ये ऐसी फसलें या ऐसी क्रॉप्स जो कट करके 3 पार्ट में या 4-5 पार्ट में जितने भी ट्यूबर्स आइज टाइप होते हैं उनको उगाया जाए और वो नई ग्रोथ कर ले। और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ट्यूबर क्रॉप रूट का मॉडिफिकेशन नहीं होती है, क्या होती है? स्टेम मॉडिफाई होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन। स्टेम की मॉडिफिकेशन से बनती हैं सारी की सारी, ध्यान रखें। और इनको अलग अलग पार्ट में उगाया जा सकता है, इन्हीं को कहते हैं क्या? ट्यूबर क्रॉप। और ऊपर जो पढ़ाई वो कौन सी थी? रूट क्रॉप्स, जो रूट की मॉडिफिकेशन थी, और ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ गए हैं किसकी तरफ से? स्टार्च क्रॉप। स्टार्च क्रॉप में जैसे कैसवा हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो। पोटैटो को तो सभी जानते हैं, सबसे बड़ा सोर्स है स्टार्च का, सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है आलू में, पोटैटो में। ठीक है भाई, इससे आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ड्रग ग्रुप्स। ड्रग ग्रुप्स में बहुत सारी जो दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, तो मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज होती है और नशे के रूप में भी आज के टाइम में लोगों ने बहुत ही ज्यादा उधम उतार रखा है, नशे के रूप में भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि भांग है, सबसे पहले कैनेबिस दिखाया गया, भांग। ओपियम, डोडा दिखाया गया, पॉपी प्लांट होता है, कोका कोकेन जिससे बनती है, ये सब दिखाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखना। बेलाडोना दिखाया गया है, पायरेथियम, मिंट है, तम्बाकू प्लांट है, थाइम, थाइम अजवाइन होता है, इनको भी ड्रग्स प्लांट्स के रूप में यूज किया जाता है। तम्बाकू को, मिंट को, बेलाडोना को, अजवाइन को, थाइम, इन सबको भी यूज किया जाता है। आगे आगे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का मतलब, स्पाइसेस वो मसाले होते हैं जिनको खाना बनाते, सब्जी बनाते वक्त उसके अंदर डाल दिया जाता है, और खाना सर्व करने के बाद उसके ऊपर से जो डाला जाए उसको कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। इसमें ऑनियन, चिल्ली, जिंजर, गार्लिक, ये सब आते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये चिल्ली, गार्लिक, ऑनियन, इनके बाद कॉर्डमम, इलायची भी, टर्मरिक, हल्दी, कोरिएंडर, धनिया, क्यूमिन्स, जीरा और ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी स्पाइसेस और कंडिमेंट्स के ही एग्जांपल हैं। इससे आगे हम वेजिटेबल ग्रुप्स की बात करें, ये किससे छुपा हुआ है? सबको पता है कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। सब्जियां तो सबको पता है, पालक है, टमाटर है, भिंडी है, गोभी है, आलू है, प्याज है, सब ये सब्जियों में तो है ही। एग प्लांट्स हो गया, एग प्लांट मतलब ब्रिंजल, बैंगन जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल थे? वेजिटेबल्स के। ऐसे ही मेडिसिनल और एरोमेटिक, मेडिसिनल होते हुए एरोमेटिक जिनमें सुगंध आती है, ऐसे प्लांट्स जैसे ओपियम, पोपी की बहुत दूर तक प्लांट की सुगंध आती है। इसबगोल होता है उसकी भी, तंबाकू के प्लांट्स की भी, सिंचोना होता है इसकी भी, ऐसे ही बहुत दूर तक सुगंधित प्लांट है और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट है। एरोमेटिक मतलब होता है सुगंध। ऐसे मुलट्ठी में, सीना प्लांट में, सर्पगंधा में, बेलाडोना में, इनमें भी ऐसी ही सुगंध आती है। अब इनकी बात करें एरोमेटिक प्लांट, तो सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक हैं जो मेडिसिनल नहीं है। लेमन ग्रास हो गया, पाम रोजा हो गया, सिट्रोलिना ग्रास हो गया, सिट्रोलिना, पाम और लेमन, ये सभी ग्रास किसके एग्जांपल है? एरोमेटिक प्लांट्स के, सिर्फ और सिर्फ सुगंधित हैं, कोई मेडिसिनल नहीं है। और इसमें और भी एग्जांपल है, जास्मिन हो गया, हीना हो गया, पेपरमिंट हो गया, रोजा, जेरेनियम हो गया, रोजा जेरेनियम, जैस्मिन हो गया, ये पेपरमिंट्स, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? सुगंधित प्लांट्स के। ठीक है जी, अब आगे बढ़ देखिए। अब थोड़े से आगे बातें करते हैं, टाइप ऑफ प्लांट रूट सिस्टम। रूट के भी टाइप होते हैं। आगे प्लांट्स में कौन कौन सी रूटें मिलती हैं? मैं मेनली 2 रूट की बात करता हूँ पहले, फिर तीसरी बताऊंगा एडवांटेज रूट। सबसे पहले अगर बात करें तो एक होती है टेप रूट, एक क्या होती है? टेप रूट, और एक होती है फाइब्रस रूट। टेप रूट और फाइब्रस रूट। टेप रूट मेनली मिलती है डाइकोट प्लांट्स में, और जो फाइब्रस रूट होती है वो मिलती है मोनोकोट में। ठीक है भाई, जो टेप रूट होती है ना, वो बेस से निकलती है ऐसे, स्टेम की बेस से,
तो उसमें से फिर ब्रांचेज होनी स्टार्ट करती है, ब्रांचेज में से भी ब्रांचेज होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो ये दिखाई दे रही होंगी तो ब्रांच में से ब्रांच निकल रही है, ऐसे है ना। ये होता है टेप रूट सिस्टम। ये जो मेन रूट है इसको टेप रूट कहा जाता है। इसमें से जो सबसे बड़ी जो ब्रांच आई है ये चलती आ रही है, चलती आ रही, चलती लास्ट तक गई, इसको कहा जाता है प्राइमरी रूट। तो शुरुआत से चली प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। ठीक है सर, ये प्राइमरी रूट है। जो प्राइमरी रूट होती है ना, ये टेप रूट कहलाती है। और इसमें से फिर सेकेंडरी रूट्स निकलती है, सेकेंडरी से टर्सरी, फिर टर्सरी से क्वाटरनरी, ऐसे रूट निकलती रहती है। और ये डाइकोट प्लांट जैसे कि पी हो गया, मीटर हो गया, ग्राम हो गया, ग्राम, इनकी जड़ उखाड़ के देखना आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। या सरसों हो गया, मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया, या कॉटन हो गया, ये सब सब एग्जांपल किसके हैं? डाइकोट के। डाइकोट प्लांट नहीं है सारे के सारे जो मैंने लिखे, और इनमें टेप रूट मिलती है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो स्टेम का बेस है ना, उससे एक साथ बहुत सारे जड़ें निकलती हैं, बहुत सारी, इनको फाइब्रस रूट का फाइबर धागे से निकलते हैं। और ये सेम लेंथ की होती है, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम लेंथ की होती है। और ये जकड़ा रूट तंत्र, जकड़ा जड़ तंत्र कहा जाता है, उसको मूसला जड़ तंत्र कहा जाता है। टेप रूट को एक मूसलाधार रूट होती है, यहाँ से पड़ा होता है पूरा, इसको फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। मोनोकोट में मोनोकोट के एग्जांपल जैसे कि मैं वीट लिख दिया, मैंने वीट लिख दिया, गेहूँ, बार्ले लिख दिया, जौ, बार्ले, और ओट लिख दिया, जई, और सोरगम लिख दें, सोरगम। ये सब किसके एग्जांपल है? सारे के सारे जो दिखा रहे हैं मोनोकोट के एग्जांपल। और इनमें इस टाइप की बुक मिलेगी फाइब्रस रूट, समझ में आ गया भी सभी को। और फाइब्रस रूट भी एडवेंटिटियस हो सकती है, टेप रूट भी एडवेंटिटियस कोई भी हो सकती है, वो अलग बात है। एडवेंटिटियस का मतलब कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हो गया, जो मॉडिफाई होके बने, उसको एडवेंटिटियस कहते हैं। और एडवेंटिटियस रेडिकल के अलावा कहीं और पार्ट से कोई रूट उग जाए ना, रेडिकल मेनली जो रूट होती है, चाहे वो टेप रूट हो, फाइब्रस रूट हो, कोई भी रूट हो, वो रेडिकल से निकलते हो। स्टेम होता है वो स्टेम जो निकलता है स्टेमन से, और रूट निकलती है रेडिकल से। तो रेडिकल से जो रूट निकलती है ना, रूट का काम रेडिकल से निकलना, परंतु कुछ रूट लीफ से मॉडिफाई हो जाती है, कुछ स्टेम से मॉडिफाई होने लगती है, कोई और पार्ट से टहनी से मॉडिफाई हो जाती है, तो उनको कहते हैं एडवेंटिटियस रूट। या तीन रूट दिखाई गए, फाइब्रस रूट जो रेडिकल से एक साथ फाइबर के रूप में निकल रही है, दूसरे एडवेंटिटियस रूट कहीं भी अलग, जिससे पार्ट से निकल जाए, पत्तों से निकल जाए, ब्रांचेस से निकल जाए, जैसे कि बैंगन ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़, वहां देखो टहनियों से रूट निकल के नीचे आ रही है, और वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए गिरे ना, इसलिए होती है, ठीक है? वो एक एडवेंटिटियस रूट है, उस रूट का नाम है प्रोप रूट, ठीक है? ऐसे टेप रूट जैसे कि दिखा रखी सलगम में, दिखा रखी है हमें सलगम में, ये देखो, ठीक है? तो टेप रूट और फाइब्रस रूट और एडवेंटिटियस रूट में अंतर पता लगा, ये डिफरेंस कर लेंगे अब। ये डाइकोट में मिलती है, मोनोकोट में मिलती है, और ये किसी और ही पार्ट से ऑर्गेनिक से मॉडिफाई होकर निकल जाती है, ठीक है? ये लोअर नोड से निकलती है मेनली, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, में आगे डिवाइड होती चल जाती है, यानी किसी की लेंथ है काफी मिलती है, मॉडिफाइड रूट होती है, ठीक है? तो ये कोई खास बात नहीं है पढ़ने की, ठीक? अभी इस लेवल पे, ठीक। रूट टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ा? रूट के जो टाइप्स हैं उनके अंदर हमने पढ़ा, एक तो फाइब्रस रूट, एक टैप रूट। प्रोप रूट क्या होती है समझो, जैसे कोई गन्ने का प्लांट है, उसके ऊपर से स्टेम, जो मिट्टी के ऊपर के पार्ट स्टेम से निकल निकल के कुछ रूट मिट्टी में चुभना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये इसको एंकरेज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मॉडिफाई रूट हो गई। ये एक एडवेंटिटियस रूट ही है, ये क्या है? एडवेंटिटियस रूट ही है। और इनका एक स्पेशल नाम है स्टिल्ट रूट। क्या नाम है? इतने टाइप की भी हमने रूट पढ़ी हैं, उनमें उन सभी रूट्स में हमने क्या क्या पढ़ा है देखना थोड़ा सा। हमने फाइब्रस रूट को पढ़ लिया अभी अभी, टेप रूट पढ़ लिया, और ये है एडवेंटिटियस रूट। ऐसे गन्ने के अंदर मान लो गन्ने का कोई प्लांट है, उसके अंदर मिट्टी से ऊपर से स्टेम से ऐसे रूट्स निकल के आती हैं, जिनको स्टिल्ट रूट कहते हैं। वो एक एडवेंटिटियस रूट का ही टाइप है, स्टिल्ट रूट कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। और ये एडवेंटिटियस रूट का ही टाइप है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए किसी भी प्लांट को होता है। ऐसे ही अगर यही रूट अगर किसी बैंगन ट्री के अंदर, किसी बैंगन ट्री के अंदर, तो इनको प्रोप रूट के नाम से जाना जाता है, यहाँ लिखा भी हुआ है प्रोप रूट। और जो ये मैकेनिकल सपोर्ट का ही काम करती है, फुट सपोर्ट। और क्लाइंबिंग रूट होती है, ये भी सपोर्ट के लिए होती है, विट्रस रूट होती है, ये भी स्पोर्ट्स के लिए होती है। कोई भी एडवेंटिटियस रूट जो प्लांट को पकड़े रखे, उसको गिरने ना दे, वो स्पोर्ट्स के लिए होती है, ठीक है भाई? अब आ गया कुछ मॉडिफाइड रूट, तो फूड स्टोरेज के लिए यूज होने वाली रूट्स हैं, जैसे कि फ्यूजीफॉर्म की फॉर्म में रेडिस होगी, नेपी फॉर्म में प्रदीप हो गया, टोनिकल फॉर्म में कैरेट हो गया, और ट्यूबरस फॉर्म में मेराबिलिस हो गया। और राइजोफोरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
इंपॉर्टेंट कैसे? राइजोफोरा का जो प्लांट होता है उसके साइड में से मिट्टी में से ऐसी जड़ें ऊपर की तरफ निकलती हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट निकल के आती हैं, और ये रेस्पिरेटरी रूट है, ये सांस लेने में प्लांट को हेल्प करती है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये दलदली क्षेत्र में होते हैं, वहां पे जो नीचे मिट्टी है उसके अंदर एयर की कमी होती है, तो ये बाहर आकर अपने रेस्पिरेशन का काम, ब्रीदिंग का काम करती है, इसलिए इनको ब्रीदिंग रूट कहा जाता है। अरे समझ में आया सभी को? एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में और भी होती हैं, ट्यूबरस रूट होगी जैसे स्वीट पोटैटो में, फेसिकुलेटेड रूट होगी डहलिया में, नोडुलस रूट जितने भी हमारे, ये तो कुकर कुकरमुआ लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे नोडुलस रूट, तो वो सारे नोडुल हैं जिनमें दालों के प्लांट्स उनमें सब में नोडुलस रूट ही होती है। ठीक है, इस तरह से जितनी भी ये दे रखे हैं एग्जाम्पल, सारे के लिए याद कर लो भी, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टैप रूट से मॉडिफाई स्टोरेज और ब्रीदिंग के लिए तो ये राइजोफोरा का एग्जांपल जो ये ऊपर हमने पढ़ा है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट राइजोफोरा। और कोनिकल फ्यूजिफॉर्म नेक्टिफॉर्म अभी भी हमने ये पढ़ी, कोनिकल फ्यूजिफॉर्म और ये सारे। और ऐसे ही एडवेंटिशियस रूट होती है वो स्टोरेज के लिए अलग है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जैसे प्रो रूट की बात करें, इंस्टेंट रूट की बात करें तो गन्ना और सोरगम में मिलती है। और ऐसे ही वाइटल फंक्शंस के लिए एपिफाइट्स रूट होती है, जो प्लांट के ऊपर प्लांट उगे उनमें जो रूट होती हैं, उनमें वोलामेंटाक्स ग्लैंड होती है जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है एयर से। ऐसे बहुत सारी रूट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट भी होती है, स्टिंग रूट भी होती है, फोलियर रूट भी होते हैं। तो तुम्हें थोड़ा सा ये मूल तरीका मिल गया, आइडिया मिल गया कि इस तरह की रूट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रहे ताकि ऑप्शन टिक हो सके एग्जाम में, तुम गलती ना करो। ठीक है भाई, तो इससे आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उनकी भी चर्चाएं कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आया वो क्या कह रहा है देखना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तुमसे, एग्रोनॉमी के अंदर क्रॉप प्लांट इज देन ए क्लासिफिकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज फाइबर क्रॉप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज। फाइबर क्रॉप इनमें से कौन सी है? बीटरूट? नहीं सर, बीटरूट कहाँ फाइबर फाइबर क्रॉप है? नहीं है सर, फाइबर क्रॉप नहीं है। तो नेक्स्ट किसकी बात करें? जूट, जूट है सर। सुगर बीट नहीं है, कोकोनट नहीं है, नेपियर ग्रास नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या चला जाएगा? जूट। मैंने टिक भी पहले ही कर रखा है, जूट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मेडिसिनल क्रॉप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज। इकोनॉमिक के यूज के बेस पे मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? तो हम देख लो यहाँ पे में क्या क्या दिया गया है, पहले ये देखें, मिंट दिया गया है, हाँ हो सकता है। बीट रूट नहीं सर, शुगर बीट नहीं, ये दोनों तो शुगर प्रोवाइड करने वाले हैं। कोकोनट और जूट ये फाइबर वाले, ये भी नहीं है सर। हम मेडिसिनल पूछा गया तो इनमें से अच्छा ऑप्शन मिंट ही था, तो उसी को टिक कर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनियल क्रॉप। इनमें से पेरिनियल क्रॉप कौन सी? पेरिनियल जो बहुवर्षीय हो, लंबे सालों तक टिकी रहे। बनाना है सर, हाँ बनाना आंसर हो सकता है सर, बिल्कुल। गिरलिक तो थोड़े इसमें के लिए एनिमल है, टोमेटो भी एनिमल है, शुगर बीट भी एनिमल है सर। तो मैं तो ये बनाना कोकोनट हो सकते हैं, पर इनमें भी अच्छा ऑप्शन चूज किया जाएगा तो कोकोनट सर। क्यों? क्योंकि बनाना भी कुछ समय मतलब 2 4 5 साल तक रह सकता है, पर कोकोनट तो सालों साल खड़ा ही रहेगा, इसलिए पेरिनियल का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाएगा इन इन चारों में से कोकोनट को। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड की फैमिली के लिए हमने ट्रिक भी बनाई थी, बरसात के मौसम में मस्त नजारा होता है, वैसे ट्रिक बनाई थी। क्रूसीफेरी, कुर्सी पे बैठ के टर्न करते हैं, क्रूसीफेरी या बरसात के मौसम में ब्रेसी कैसी, क्रूसीफेरी या ब्रेसी कैसी एग्जाम्पल दिखा दीजिए। वही किसका एग्जाम्पल मिलेगा, जल्दी से बोलो रे, जल्दी से किसका एग्जाम्पल मिलेगा? मस्टर्ड फैमिली का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हमारे सामने? पूछा गया व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पेडी। पेडी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ओराइजा सैटिवा। सिंपल टिक कर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूम फोल्डर। देखो लेग्यूम फोल्डर के लिए हमें क्या देखना है, जो दालें हों और पशुओं के चारे के रूप में यूज होते हैं। मेज, मेज तो सर लेग्यूम ही नहीं है, ये तो माइल्स में आती है, ये तो हटा दो। काउपी है लेकिन, ज्वार ये भी माइल्स में आती है सर, ये फोल्डर भी, फोल्डर तो है ये दोनों, मेज और ज्वार, परंतु ये लेग्यूम नहीं है सर। तो लेग्यूम में काउपी आता है और ल्यूसिन आता है, तो ये दोनों ऑप्शन देख लो सर, 2 और 4 वाला टिक करो और आगे बढ़ जाओ। आया है समझ सभी को? तो क्यों आया ये आंसर समझ में आ गया क्या सभी को? काउपी और ल्यूसिन आ गया सर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज सिरल माइल्स। सिरल माइल्स, माइल्स मतलब ज्वार बाजरा रागी ये होनी चाहिए, ज्वार बाजरा रागी तो जरूर होनी चाहिए माइल्स में, सीरियल्स अनाज के रूप में भी। वीट आ गया इससे पहले ऑप्शन में, वीट
वीट की वजह से ये ऑप्शन कट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वीट एक माइल्ड नहीं है, वीट माइल्ड नहीं है। तो पेडी धान भी माइल्ड नहीं है। बाजरा, मेज, रागी। बाजरा माइल्ड तो है पर सीरियल्स नहीं है। जो मेज है, बाजरा है, ये सीरियल्स माइल्स नहीं है। तो अब बचे कौन? ज्वार, बाजरा और रागी। जो मेजर तुमने पढ़ा था ना, मेजर को मेजर माइल्स, वो सारे कौन से थे? लास्ट क्वेश्चन है, वो है लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर फोटो पीरियोडिक लेंथ यूजुअली फॉर बेटर फ्लावरिंग। बेटर फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उनको कितनी आवर्स की सनलाइट की जरूरत है? तो ये है। तो देखना अभी इसके अंदर जो हमें दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही अच्छे, इन्हीं में से कोई चूज करना है। अब देखो मैंने कहा था 12 आवर्स से ज्यादा का समय चाहिए। 12 आवर्स से ज्यादा का समय तो सर ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक हो सकता है, पर ये भी हो सकता है सर। 12 आवर्स से ज्यादा 13 आवर भी होते हैं। ये ऑप्शन नहीं हो सकता सर, एक तो कट हो गया। 12 आवर्स से ज्यादा, लेस देन 14 आवर में तो 10 आवर भी आएंगे, 12 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 2 आवर भी, 1 भी। तो ये भी नहीं हो सकता सर, ये भी कटना पड़ेगा क्योंकि लेस देन में तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब सर जो 12 आवर से ज्यादा, 12 के नजदीक जो ऑप्शन होगा ना उसी को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। अब इसमें तो 14 आवर लिखा, मतलब दिन कभी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में दिन रह सकता है, इसका लाइट रह सकती है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एक ही बचा सर, सिर्फ और सिर्फ ये। क्योंकि 14, ये 14 से 15 आवर हो गए, 12 से आवर भी ज्यादा हो गए और पूरा 24 के 24 घंटे भी नहीं हुए, तो यही आंसर सही है। इस तरह से हमने कंप्लीटली एग्रीकल्चर का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप और एग्रीकल्चर क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये पूरी डिटेल हमने पढ़ी। और 4 5 6 7 8 जो भी क्वेश्चन थे वो भी करने की कोशिश करी। हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में इसी लेक्चर से बाहर कोई भी अगर क्लासिफिकेशन से बेस्ड क्वेश्चन आता तो बाहर नहीं जाएगा, और जा सकता था तो वो भी मैंने लिख कर तुम्हें मॉडिफाई कर कर इस लेक्चर में दे दिया है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो पढ़ते रहो, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। मैं तुम्हारे लिए हर रोज मेहनत कर रहा हूँ। बार बार मेरे को ये बोल रहे थे कि सर पीडीएफ नोट्स दे दो, पीडीएफ के फॉर्म में आपके नोट्स दे दो। तो मैंने अब की बार जितना भी मैंने ये लेक्चर जो तुम्हें पढ़ाया है तुम्हारे सामने है, ये पीडीएफ फॉर्म में तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, पीडीएफ लेक्चर जैसे समाप्त होगा और लेक्चर तुम्हारे पास जब भी पहुंचे, उसके नीचे पीडीएफ लिंक मिलेगा और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना तुम। ठीक है, और एक बात और बता दूं, कोई भी बच्चा ये सोचे सर यहाँ पे एग्जाम्पल कम है, ज्यादा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने जो सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, जितने भी हो सकते थे हमारे एग्रीकल्चर के एग्जाम में, जितने भी आए हैं आज तक, बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम हो या कहीं भी बीएससी एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर का, उसमें आए हैं वो सारे एग्जाम्पल, जो बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल वो डाल दिए हैं। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता इतने एग्जाम्पल हैं, वो भी आते हैं, पर इससे ज्यादा आने की संभावनाएं नहीं है। मैंने ये सारी पीडीएफ तुम्हारे लिए डाल दी है, इनको डाउनलोड करें और पढ़ते रहेंगे लगातार। ऑल द वेरी बेस्ट।